वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत माबानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 24 अप्रैल 2021 है, दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं न्यूज़ आइटम्स और 5 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़। आज सैटरडे है तो फाइनेंशियल न्यूज़ आज नहीं होते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। यू कैन विजिट studyIQ.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर। और आज की जो पहली खबर है, दिस वन इज़ अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि गवर्नमेंट और ऑक्सीजन प्रोड्यूसर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टील फ्रेटर्निटी जो हैं, यानी कि स्टील कंपनीज जो हैं हमारे देश की, उन्होंने 1.43 लाख मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग राज्यों को सप्लाई किया है, ऐसा कहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब ने। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। कल जब मैं आपको एक इन्फोग्राफिक एक्सप्लेन कर रहा था इकोनॉमिक टाइम्स का, तो मैंने मिलियन टन्स कहा था। तो मिलियन टन्स नहीं होता है, इट इज़ मेट्रिक टन्स। और आप में से एक स्टूडेंट ने उस चीज़ को हाईलाइट भी किया है कमेंट सेक्शन में, सो थैंक यू वेरी मच। कई बार बोलने में गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। दिस इज़ वेरी नेचुरल। बहुत ही कोशिश करें तो भी समटाइम्स इट हैपन्स। तो एनीवे, इट इज़ मेट्रिक टन, रिमेंबर, राइट, 1.43 लाख मेट्रिक टन्स। और कल जो हमने आंकड़े डिस्कस किए थे उसमें भी एमटी लिखा हुआ था, दैट वाज आल्सो मेट्रिक टन। डीआरडीओ ने एक अहमदाबाद में कोविड हॉस्पिटल जो है वो डेडिकेट की है। और अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि एक और हॉस्पिटल जो है वो गांधीनगर में सेटअप की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो आज ई प्रॉपर्टी कार्ड्स, जो एक स्कीम है स्वामित्व स्कीम के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जापान ने 3 महीनों की एक इमरजेंसी लगाई है अपने 4 बड़े शहरों में बिकॉज ऑफ कोविड केसेस। वहाँ पर भी कोविड केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। वैसे जापान का ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। हमारे देश में 13 करोड़ 82 लाख लोगों को कोविड वैक्सीनेट किया गया है। और 25 नई मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर रेमडेसिविर को प्रोड्यूस करने का परमिशन, जो एक अप्रूवल है, वो सरकार ने दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को ये लिखा है कि आप मेक श्योर करें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स जो हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले, उनको कोई रोके नहीं। शायद आपने ये देखा होगा कि कल जो एक मीटिंग थी तो उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ट्रक्स को रोका जाता है तो आप प्लीज़ जो अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको कॉल करके प्लीज़ इन्फॉर्म करें कि इन ट्रक्स को ना रोकें। और दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक एक्शन भी ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने ये बताया है कि 84% रिडक्शन इन मलेरिया केसेस विटनेसेस इन 2020 एज़ कम्पेयर टू 2015 इन कंट्री। मलेरिया केसेस जो हैं उसमें 84% का एक ड्रॉप देखने को मिला है। 2015 में जो थे उसके कंपैरिजन में 2020 में 84% कम केसेस देखने को मिले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब्स इंटरनेशनल लिमिटेड को नए कस्टमर्स ऐड करने से मना किया, उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। 90% ऑफ कंट्रीज हेल्थ सर्विसेज कंटिन्यू टू बी डिसरप्टेड बाय कोविड पेंडेमिक, ये बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। जितने भी देश हैं उसमें से 90% जितने देश जो हैं उनकी हेल्थ सर्विसेज जो है वो कोविड-19 से जूझ रही है। इंडोनेशिया की जो सबमरीन जो लापता है, जिसमें 53 लोग ऑन बोर्ड हैं, तो आज ये सबमरीन जो हैं वो ऑक्सीजन, जो इनबिल्ड ऑक्सीजन होता है सबमरीन में, मींस प्रोड्यूस करती हैं सबमरीन, तो ये चीज़ जो है वो आज उनका ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सबमरीन को थोड़े थोड़े टाइम के बाद इट हैज़ टू कम ऑन सरफेस ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो ले सके। और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है वो कंबशन के लिए भी किया जाता है। तो लेट्स होप, लेट्स प्रे कि ये इंडोनेशियन सबमरीन जो हैं वो आज ही हमें मिल जाए, जल्द से जल्द मिल जाए, बिफोर इट्स टू लेट।
और ढाका यानी कि बांग्लादेश के कैपिटल में एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 4 लोगों की मृत्यु हुई और 23 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ओपिनियन एडिटोरियल्स में आगे बढ़े उससे पहले आप में से एक रेगुलर स्टूडेंट ने एक कमेंट की है कि ये जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ और फाइनेंशियल न्यूज़ जो हैं उनको मैं कवर ना करूं, सिर्फ ओपिनियन एडिटोरियल्स के ऊपर ही पूरा फोकस रखूं। तो देखिए, जब मैं सिर्फ एडिटोरियल्स को कवर करता था तब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आती थी कि मैं कुछ न्यूज़ के ऊपर भी कुछ रोशनी डालूं, न्यूज़ को भी ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूं। ऑफ कोर्स न्यूज़ आइटम्स जो हैं ये इजी होती हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, कंपेयर टू पढ़ने और समझने दोनों में इजी हैं कंपेयर टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसके ऊपर से आपको नेक्स्ट डे या फिर आने वाले दिनों में एडिटोरियल्स आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक न्यूज़ आइटम के ऊपर आपको एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ आइटम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है कि वो जो वेस्ट बंगाल में रैलीज़ और ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बैन लगा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो आज उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल पढ़ने को मिल रहा है। तो इससे आपको शायद पता चला होगा कि ये न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट हैं और इसमें टेक्स जस्ट 5-6 मिनट्स। फाइनेंशियल न्यूज़ होता है तो 10 मिनट लगती है, लेकिन दिस थिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप ज़्यादातर लोग मेजोरिटी ये कहते हैं दैट आई शुड कंटिन्यू विथ इट, तो आई विल कंटिन्यू दिस फॉर्मेट। और अगर आप कहते हैं कि सिर्फ एडिटोरियल आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करूं, तो आई एम रेडी टू डू दैट एज वेल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन इज़ ऑन यू गाइज। बट अगर आप मुझसे पूछे देन आई वुड से दैट दिस फॉर्मेट इज़ बेस्ट, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, स्टेप अप अमेरिका। 4 फरवरी 2021 के दिन पर जो बाइडन साहब ने पूरी दुनिया को, खास करके यूएसए, और इसी मैसेज में उन्होंने दुनिया को भी ये मैसेज दिया था कि अमेरिका इज़ बैक एंड विल एंगेज विद द वर्ल्ड टू मीट चैलेंजेस ऑफ टुडे एंड टुमारो। यूएसए अब वापस आ चुका है। ट्रंप साहब के समय में यूएसए जो हैं वो बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट हो गया था कि वो खुद अपने बारे में सोचने लगा था। हमने आज तक पिछले कई सालों से, कई दशकों से, लगभग 70-80 ईयर्स से यूएसए को एक ग्लोबल पावर के तौर पर देखा है, एक ऐसे देश के तौर पर देखा है जो दुनिया में दूसरी जगहों पर प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहाँ पर यूएसए जो है वो इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है या फिर मदद के लिए पहुँचता है। कई बार यूएसए ने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं, लेकिन वी कैन ईजिली से कि यूएसए एक ग्लोबल पुलिस के तौर पर, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हमने देखा है यूएसए को, इज़न्ट इट। तो ट्रंप साहब के टाइम पर यूएसए जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट हो गया था, लेकिन जो बाइडन साहब ने ये कहा कि अब यूएसए वापस आ चुका है। तो आज का और आने वाले कल का सबसे बड़ा चैलेंज, कुछ चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है इज़ कोविड-19। और यूएसए ने अपने 35% एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 52% लोगों को वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज भी मिल चुका है और इनके पास जो वैक्सीनेशन है तो इसका स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। इट्स सप्लाई पाइपलाइन इज़ एडिक्वेट टू वैक्सीनेट एवरी विलिंग एडल्ट इन ए मंथ। एक महीने में जो भी लोग वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं अपने आप को, तो उतना स्टॉक जो है वो यूएसए के पास है। लेकिन यूएसए के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल भी है, उनके पास बहुत बड़ा स्टॉक भी है, और ये स्टॉक जो हैं, इतने बड़े स्टॉक की यूएसए को आज भी आवश्यकता नहीं है। एस्ट्राजेनिका की जो कोविड वैक्सीन है, इसको यूएसए के रेगुलेटर ने आज भी अप्रूव नहीं किया है, लेकिन फिर भी एस्ट्राजेनिका की इस वैक्सीन के 20 मिलियन डोजेस जो हैं वो यूएसए के पास रिजर्व में हैं। आज दुनिया में भारत और दूसरे ऐसे बहुत देश हैं, राइट, कुछ ऐसे अफ्रीका के देश हैं, कुछ ऐसे साउथ अमेरिका के देश हैं जिनके बारे में भारतीय अखबारों में हमें इतना ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये 20 मिलियन डोजेस जो हैं वो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इनको रिजर्व में रखने से अच्छा है कि इनको दूसरे देशों को सप्लाई किया जाए, तभी हम मानेंगे कि अमेरिका जो है वो वापस ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है।
Those vaccines need to be used immediately in countries facing a सर्ज। इसके अलावा यूएसए ने एक डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, जो एक वॉर टाइम मेजर है कि युद्ध की सिचुएशन में, इमरजेंसी के टाइम पर एक डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को एक्टिवेट किया जाता है। और इससे ये होता है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक बैन लगाया जाता है। तो यूएसए ने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ एपीआईज हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है। तो यूएसए को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे देश, जैसे कि हमारे देश में जो कोविड वैक्सीन की प्रोडक्शन है, तो उसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। तो आज जैसे यूएसए जो है वो क्राइसिस फेस नहीं कर रहा है। एक वक्त था जब यूएसए वाज नंबर 1 वाज़न्ट इट इन कोविड केसेस, लेकिन आज यूएसए की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। तो ये राइट वक्त है कि यूएसए जो है वो ये इंग्रेडिएंट्स और जो स्टॉक हैं उनको दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करे, दुनिया के अलग अलग देशों तक ये पहुंचाए, ताकि हम यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है उसको जीत सकें, या फिर उसको एक टफ फाइट दे सकें। फाइनली द एफर्ट एट द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत, साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों ने एक जो स्ट्रिंजेंट, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर जो रूल है उसमें एक एग्जेम्पशन दिया जाता है कि अगर ट्रिप्स जिसको कहते हैं, कि अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जैसे कि ये पेंडेमिक चल रहा है, तो आपने कोई दवाई बनाई है या फिर आपने कोई वैक्सीन बनाई है जिसका इस्तेमाल इस पेंडेमिक के ख़िलाफ़ किया जा सकता है, तो अगर उसी फार्मूला को आप भारत में या फिर किसी दूसरे देश में प्रोड्यूस करते उस दवाई को या फिर वैक्सीन को, तो आपके ऊपर केस नहीं होगा, आपके ऊपर WTO की जो एक्शन है वो नहीं ली जाएगी, बिकॉज ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये जो लड़ाई लड़ी इंडिया और साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों ने, तो ये डाइल्यूट हो जाएगी, इसके ऊपर पानी फिर जाएगा अगर यूएसए ने सपोर्ट नहीं दिया तो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये एक बहुत ही दुखद तस्वीर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको देखने को मिलती है। इन्फर्नल इन्फर्नोज, महाराष्ट्र की एक हॉस्पिटल में आग लग गई। राइट, वहाँ का मुंबई का एक सबर्बन एरिया है जिसका नाम है विरार, और विरार की एक हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 14 कोरोना वायरस के जो सीवियरली इल पेशेंट्स थे वो जलकर मर गए। जस्ट इमेजिन के उनके परिवार के लोग जो हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक तो कोविड-19 और ऊपर से ये आग लगने की वजह से उनके जो प्रियजन हैं उनकी मृत्यु हो गई। और आज महाराष्ट्र की बात करें तो हर रोज़ 60,000 जितने नए केसेस महाराष्ट्र में, नए कोविड केसेस हमें देखने को मिलते हैं। आई वुड से हंड्रेड्स या फिर लगभग 1,000 जितने लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और ऊपर से कई जगहों पर हमने ये डेडली फायर्स भी देखी हैं हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी जगहों पर। लास्ट ईयर हमने देखा कि, इसी साल भी देखा और लास्ट ईयर भी देखा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दूसरी जगहों पर हमें ऐसी हॉस्पिटल्स में आग देखने को मिली और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। आज हमारे देश में, मीन्स नॉट देश में, सॉरी, महाराष्ट्र में 7 लाख एक्टिव केसेस हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट की शॉर्टेज हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो लास्ट ईयर और ये जो हादसे हो रहे हैं इन हादसों से कुछ सीखें। और लास्ट ईयर जो सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फायर सेफ्टी गाइडलाइंस हॉस्पिटल्स के लिए जो इश्यू की थी, जिसमें के एक थर्ड पार्टी एक्रीडेशन सेफ्टी हो, फिर फायर रिस्पॉन्स प्लान हो, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं SOP, तो उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो लोकल अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए। आई एम श्योर ये कहना बहुत ही ईजी है, करना डिफ़िकल्ट है, बट इफ़ यू डोंट डू इट तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। 10 हाई कोर्ट्स ने, हमारे देश की 10 हाई कोर्ट्स ने ये कोविड के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं इन मैटर्स के ऊपर सुनवाई आप कह सकते हैं, या फिर इन मैटर्स के बारे में सुनने की शुरुआत कर दी है, क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। और एक दूसरा जो चैलेंज है, एक दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है
कि जो आपकी पुरानी हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स में अब आप नए सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जो एयर कंडीशनर्स हैं हॉस्पिटल्स में, सबसे बड़े कल्प्रिट होते हैं एयर कंडीशनर्स, और एयर कंडीशनर्स हैं या फिर दूसरे आपके जो हैवी मशीन्स हैं, तो हमें ये देखना होगा कि जो वायर्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये वायर्स इन हैवी मशीन्स को चलाने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, राइट? क्या उनका टाइमली रिव्यू होता है, उनकी एक ड्रिल होती है, देखा जाता है कि ये वायर्स कितना लोड बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ वी डोंट डू इट देन वी विल हियर दिस सॉर्ट ऑफ न्यूज़ अगेन एंड अगेन। तो हमें ये पूरे देश को, हर एक राज्य को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक हॉस्पिटल को ये एक एटलीस्ट, देखिए कोरोना में तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ गारंटी, लेकिन एटलीस्ट ये गारंटी तो हम दे सकें कि आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो एटलीस्ट आग लगने की वजह से जो है वो आपकी जान नहीं जाएगी। फिर जो कल मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था आज के स्टार्टिंग में, जो न्यूज़ आइटम थी उसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ने को मिल रहा है, टू लिटिल इस आर्टिकल का नाम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन जो हो रहे हैं तो इसके लास्ट 2 फेजेस में कैंपेनिंग जो हैं उसके ऊपर एक बैन लगाया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ये डिसीजन जो है ये एक राइट डिसीजन है, लेकिन कल जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था वो शब्द आपको आज इस आर्टिकल में पढ़ने को मिल रहा है कि दिस इज़ बिट लेट। आई वोंट से बिट लेट, इट इज़ इन फैक्ट वेरी लेट। ये एक बहुत ही लेट डिसीजन लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। बहुत सारे लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो गया, इलेक्शन रैलीज़ में उन्होंने पार्ट लिया। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहां पर रैलीज़ कंडक्ट की। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े जो नामी चेहरे हैं उन्होंने यहां पर रैलीज़ की, और उन्होंने तो की रैलीज़, राइट? उनका भी कसूर है, लेकिन सिर्फ उनका कसूर नहीं है, लोगों का भी कसूर है ना, कि लोग भी इन रैलीज़ में गए। कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हम सब इन रैलीज़ में पार्ट लेते हैं। तो जितने पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जितना रोल है उतना ही रोल हमारा भी है, ह्यूमन बीइंग्स या फिर सिटीजन्स का भी है, कि हमने इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में या फिर रैलीज़ में पार्ट लिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये बताया कि आप एक एक्शन लीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद जाकर कि कोलकाता हाई कोर्ट ने ये पूछा कि आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ये कोविड को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये रैलीज़ और रोड शोज़ को कैंसिल करने का ऑर्डर देता है। अब ये डिसीजन लिया गया है कि 500 से ज़्यादा लोगों को मीटिंग अटेंड करने अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन 500 इज़ ऑल्सो टू मच। और इलेक्शन कमीशन ने अपना ये ऑर्डर देते हुए ये भी बताया कि जो पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या ये बात ऐसी थी जो प्रैक्टिकल होने के बाद ही हमें पता चलती? ऑफ कोर्स नॉट। पहले ही अगर हमने देख लिया होता, हमने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देख लिया होता, लास्ट ईयर हम ये सारे राउंड्स में खड़े रहते थे कि आप किसी दुकान के बाहर जाते हैं कुछ सामान ख़रीदने के लिए, तो ऐसी लाइन ऐसे बॉक्सेस या फिर सर्कल्स बनाए थे कि यहाँ पर आपको 1 2 3 ऐसे लोग जो हैं वो खड़े रहते थे, और एक के बाद एक जो है वो हम इस बॉक्स से इस बॉक्स में जाते थे। लेकिन पॉलिटिकल रैलीज़ में एक बड़े से ग्राउंड में लाखों लोग, हज़ारों लोगों की भीड़ जो है वो हमें देखने को मिली। आज वेस्ट बंगाल की सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। वेस्ट बंगाल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना रोबस्ट नहीं है कि वो इतने ज़्यादा लोड को सहन कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वहाँ पर रैली की थी तब उन्होंने कहा था कि आई कैन सी ए सी ऑफ मासेस। उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पूरा समंदर मेरे सामने है, लोगों का समंदर, इतने सारे लोग थे। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, आज के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। बाकी आई एम टेलिंग यू, अगर आप देखेंगे तो यूल फाइंड सभी लोग, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, दूसरे जो भी अलग अलग पार्टीज़ के लोग हैं, तो सभी लोगों ने इस प्रकार की रैलीज़ की थी। तो क्या भारत बिना कोई कसूर के, या फिर भारत ऐसे ही इस डिज़ास्टर में फंस गया? द आंसर इज़ नो। हमने
हम ये जो सेकंड वेव फेस कर रहे हैं उसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है। हमने मास्क पहनना छोड़ दिया था, हम यहाँ वहाँ थूकते थे, हम यहाँ वहाँ स्नीजिंग और कफिंग करते थे, भीड़ में जाने लगे, राइट। एक प्लेट से 3-4 लोग खाना खाने लगे। जो पहले हम रहते थे वैसे ही रहने लगे कि कोविड जो है ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा हमारा बिहेवियर हो गया था। अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है इससे थोड़ी बहुत हेल्प होगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि डैमेज जो है ये ऑलरेडी हो चुका है। मूविंग ऑन, ये आर्टिकल भी कोविड क्राइसिस के ऊपर है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या स्टेप्स भारत को उठाने चाहिए। ऑफ कोर्स हम हमारे इतिहास के अगर पन्नों को पलटें और आज के साथ कंपेयर करें तो शायद सबसे जो भयानक एक माहौल है, सबसे एक डार्केस्ट डेज जो हम कहते हैं, उस इन डार्केस्ट डेज में से भारत गुजर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो और ज़्यादा डार्कर हो सकता है अगर आज भी हमने अपने आप को नहीं संभाला तो। दुनिया में 3 जो नए केसेस आते हैं कोविड-19 के, उसमें से एक केस जो है वो भारत में रजिस्टर होता है। 1 in 3 न्यू इन्फेक्शंस ग्लोबली इज ऑकरिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में हर रोज़ 3 लाख नए कोविड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, और न जाने कितने सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु भी कोविड की वजह से हो रही है। लॉकडाउन्स के बारे में आप देखें, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में धीरे धीरे लॉकडाउन्स लगने लगे हैं, लेकिन लॉकडाउन जो है ये हमेशा वायरस से एक स्टेप पीछे रहता है। वायरस इज़ 1 step अहेड ऑफ अस। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, इसका मतलब ये है द रेट एट विच पीपल गेटिंग टेस्टेड फॉर कोरोना वायरस रिसीव पॉजिटिव रिजल्ट्स रिसेंटली क्लाइम्ड अबाउट 30%। इसका मतलब ये है कि अगर आप, ज़्यादातर मामलों में ये हो रहा है, और आपने सुना भी होगा कि आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त ने 2 टेस्ट करवाए, फिर तीसरे टेस्ट में पता चला कि उनको कोविड पॉजिटिव है, 2 टेस्ट में रिजल्ट नहीं मिला। तो जस्ट इमेजिन कि अगर 3 टेस्ट के बाद आपको एक पॉजिटिव पेशेंट 3 टेस्ट करते हैं और आपको एक पॉजिटिव पेशेंट मिलता है, या फिर कई ये जो RT-PCR हैं तो उसमें भी 30-40% जितने डिटेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा होंगे, जस्ट इमेजिन। और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हमारे देश में हर रोज़ 2000 लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ये हम 3 लाख केसेस कह रहे हैं, ये तो वो केसेस हैं जिनको हम डिटेक्ट कर पाएँ। जस्ट इमेजिन वो सारे केसेस जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में कुछ ऐसे क्रेमेटोरियम हैं, राइट, जो श्मशान घाट हैं, तो वहाँ पर पहले वो हर रोज़ 20 डेड बॉडीज़ को वहाँ पर अग्निदाह दिया जाता था। आज 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो ये क्रीमेटोरियम, एक क्रीमेटोरियम जो है वो 100 से भी ज़्यादा लोगों को हैंडल कर रहा है। और कई जगह पर ये भी खबरें आ रही है कि उनकी जो चिमनीज़ हैं वो मेल्ट होने लगी हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली फायर जो है वहाँ पर चलता रहता है। इसी 2021 के स्टार्टिंग के टाइम पर 10,000 से भी कम केसेस हमारे देश में देखने को मिल रहे थे, और वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। भारत ने कुछ होम ग्रोन वैक्सीन्स को भी रोल आउट किया। बहुत ही शान से हम कहते थे कि अब भारत ने वैक्सीन ढूंढ ली और हम SII है हमारे पास, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हम करेंगे, भारत पूरी दुनिया को दवाई प्रोवाइड करेगा, वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इट वाज ऑल रेटोरिक, बड़ी बड़ी बातें थी। आज की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। इसी आर्टिकल में ये पॉलिटिकल रैलीज़ के बारे में और बड़े बड़े गैदरिंग्स के बारे में भी कहा गया है। कुंभ मेले की बात करें तो बहुत सारे साधु और जो नेपाल के पूर्व राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, तो उनको भी कोविड इन्फेक्शन हो गया, और ऐसे हज़ारों लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो गया। वहाँ पर तैनात जो पुलिस कर्मचारी थे बेचारे, उनको भी कोविड-19 हो गया। और ऐसे जब हम वायरस को एक फ्री हैंड देंगे, वो एक जगह से दूसरे, एक लोग से दूसरे लोगों में स्प्रेड होने के लिए हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन के बिना अगर हम इसको वायरस को ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड दे देंगे, तो फिर वायरस भी फटाफट जो है वो म्यूटेट हो सकता है। तो स्टेप्स जो भारत को उठाने चाहिए उसमें एक है जीनोमिक सर्वेलेंस, राइट, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ये करने की आवश्यकता है। एक शॉर्ट टर्म टारगेटेड
लॉकडाउन की भी आवश्यकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे देश में हो, लेकिन वे सारे जगहों पर तो डेफिनेटली जहाँ पर बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ जो हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर हम जीवन बचा पाए तो फिर से हम अपने पैरों पर होपफुली खड़े हो जाएंगे। तो ये चेन को हमें ब्रेक करना होगा, ये इस ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक करना होगा। वैक्सीनेशन के रोल आउट को हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, राइट। और जो एल्डरली लोग हैं, जब हम बुज़ुर्ग लोगों को वैक्सीन देते हैं तब हम जान बचा पाते हैं, वी कैन सेव लाइव्स। और जब हम यंग लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तब हम स्प्रेड को रोक सकते हैं। यू सी, जान बचाने के लिए एल्डरली और जो बीमार लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना है, और स्प्रेड को रोकने के लिए यंगस्टर्स को हमें वैक्सीनेट करना है। टेस्टिंग को भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है, और एक जो वन ऑफ द बेस्ट और चीपेस्ट और ईजीएस्ट रास्ता है, दैट इज़ यूनिवर्सल मास्क। सभी को मास्क पहनना ही है, और सभी बड़ी बड़ी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़, रैलीज, रिलीजियस फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, ये सारी चीज़ों को हमें बैन करना होगा थोड़े टाइम के लिए, वरना ये जो, और इसी के साथ जो एक गलत इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़, गलत इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के खिलाफ भी लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको पढ़ने को मिलेगा, टैकलिंग जेंडर इक्वालिटी अर्ली। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, ये एक नर्सरी राइम है। और ये नर्सरी राइम जो है वो सुनने में तो काफ़ी स्वीट लगे, लेकिन मम्मी की रोटी गोल गोल और पापा का पैसा गोल गोल, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मम्मी जो हैं या फिर फीमेल जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क के लिए हैं, और मेल जो हैं वो पैसे कमाते हैं। तो हमारी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स ऐसी हैं, हमारे बहुत सारे जो करिकुला को देखें और टेक्स्ट बुक्स को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जानबूझ के तो किसी ने ये नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बच्चों के अंदर, दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट होती है, और ये जेंडर इनइक्वालिटी को, उसका जो एक बेस है वो तैयार करती है, विच इज़ वेरी बैड। रिसर्च ये कहती है कि अगर हम स्कूल लेवल पर ही, खास करके जो एडोलसेंट्स हैं, राइट, 14 से, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 14 से 15 से 18, राइट, तो ये जो हैं 17, 18, 16, 17, 18, तो इस एज के जो बच्चे हैं उनको अगर हम राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज प्रोवाइड करें तो हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। लर्निंग में बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, हेल्थ का आउटकम्स अच्छे हुए हैं जब हमने कोर्सेज़ को थोड़ा बहुत चेंज किया, उसको थोड़ा और ज़्यादा रोबस्ट बनाया। तो यही चीज़ जो है वो हम जेंडर इक्वालिटी के लिए, बिहेवियर के लिए, एटीट्यूड के लिए भी कर सकते हैं, राइट। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है आज का समय, क्योंकि 2004-05 में 52% जितना एनरोलमेंट था स्कूल का, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो उस टाइम पर 52% जितने जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% स्कूल्स जाते थे। 2015-16 का आंकड़ा ये है 80% स्कूल जाते हैं। तो ज़्यादातर अगर हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रमोट पॉजिटिव जेंडर रोल्स। एक NGO है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू। इन्होंने 2014 से 16 2 सालों में हरियाणा में 150 स्कूल्स, जो सोनीपत, झाज्जर, रोहतक, पानीपत, ये अलग अलग जगहों पर उन्होंने 150 स्कूल्स के जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों के अंदर एक प्रोग्राम उन्होंने क्रिएट किया, एक इंटरैक्टिव डिस्कशन हुई जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर, स्टीरियोटाइप्स के बारे में डिस्कशन हुई, राइट चीज़ें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, एक मानव अधिकार क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको उनके साथ डिस्कशन की, इंटरेक्ट करवाया, उनको एजुकेट किया। और फिर ये 150 स्कूल्स के बच्चों का कंपैरिजन किया गया उन 164 स्कूल्स के साथ जिनमें इस प्रकार के प्रोग्राम्स नहीं थे। और रिसर्चर्स को ये पता चला कि कुछ महीने के प्रोग्राम के रिज़ल्ट ये देखने को मिले कि जो लड़के थे पहले घर काम में कोई सपोर्ट नहीं करते थे, वो घर काम में थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगे, उनके व्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होने लगे हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के। गर्ल्स के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो बॉयज़ के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है।
तो यही एक चीज़ जो है वो हम हमारी जो करिकुला है, हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो इमेजेस का इस्तेमाल होता है, तो ये सारी चीज़ों को हम चेंज करके पूरी सोसाइटी को, खास करके यंगस्टर्स को टारगेट करते हुए हम पूरी सोसाइटी में एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो ला सकते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को इस रिसर्च के ऊपर, ये ब्रेक थ्रू ने जो रिजल्ट फाइंड किया है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कल मैंने जो आपको क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स ये रहे, आसाम, याशुकुनी श्राइन और गोगोरो इंक्लूसिव। और ये हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लीजिएगा एंड पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और कल संडे है तो कल हमारी मुलाकात नहीं होगी। नाउ आई विल डायरेक्टली मीट यू ऑन मंडे। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।